Good morning, friends. I'm here with the first video of the new chapter, that is NPO from class 12th. NPO is basically a type of organization similar to a business, but their motive is completely different, that they are not intended to make profit from those activities. NPO ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, उसे हम लोग एनपीओ कहते हैं। और इस एनपीओ में इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी संस्थाओं की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। और अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि प्रॉफिट इन संस्थाओं में और नॉर्मल संस्थाओं में जिनके बारे में आज तक अकाउंटिंग हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने दो तरीके की अकाउंटिंग देखी अभी तक, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो एनपीओ में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अब तक हमारे लिए जो मेन मोटिव हुआ करता था वो था हमारा प्रॉफिट, लेकिन एनपीओ में प्रॉफिट नहीं है, इसके मोटिव्स में प्रॉफिट नहीं होता है। तो हमारी अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं ये हम देखेंगे। पहली चीज़, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए हम लोग प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट करते थे। प्रॉफिट हम लोग फाइनल अकाउंट्स में ही कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट जब फाइनल अकाउंट में ही अपीयर होता है, बाकी सारे अकाउंट नॉर्मली चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो उस तरीके से हम लोग भी इसमें सारे अकाउंट्स बनाने के बाद जहाँ डिफरेंसेस आने वाले हैं वो कौन सी जगह है? फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते हैं। तो यही देखना है हमें कि बिना प्रॉफिट के कैलकुलेशन के किस तरीके से हम लोग एनपीओ की अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे ऑन एनुअल बेसिस। वन मोर थिंग, अब धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग जब इसका मतलब समझते जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। Meaning of NPO: an organization which is working as a business unit but not intended to make profit. इनका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं होता है। मोस्टली दे आर इन सर्विसेज, इन ज़्यादातर ये लोग सर्विसेज में होते हैं। और चूँकि ये किसी भी प्रोडक्ट का अधिकतर ये लोग ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाते हैं, अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। अग्रीड दैट देयर इज़ नो प्रॉफिट, मानते हैं इस बात को कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, बट देयर इज़ कैश, लेकिन कैश तो है। कैश इन संस्थाओं में, कोई भी संस्था चलेगी तो पैसे से ही चलने वाली है। वो कोई काम करेगा तो उसे सैलरी चाहिए ही चाहिए। संस्था भले ही फ़ायदा ना कमाए, लेकिन उसको अपने कर्मचारियों को तो उसको कुछ सैलरी वगैरह देनी होगी। कोई एसेट खरीदने जाना है तो उसको एसेट के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश है विच नीडेड टू बी अकाउंटेड, जिसकी अकाउंटिंग की ज़रूरत है, टू हैव द ट्रांसपेरेंसी, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि कितना पैसा आया और कितना गया, हमारे पास कुछ बचा है या फिर हम सर्विस कर रहे हैं फिर भी कर्जे में हैं। एंड टू कंपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिट। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली इन्वॉल्व इन सोशल सर्विसेज लाइक क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, religious organizations, trade unions, welfare societies for the promotion of art and culture। नॉर्मली इस तरीके के काम करते हैं एनपीओ के अंतर्गत। मैंने बताया कि मोस्टली ये लोग सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं। कहीं पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, कहीं पे किसी को बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम खोला गया है, वहाँ पे फ़ायदे के लिए कोई जगह नहीं होती है। जो पैसा आता है बुज़ुर्गों की सेवा में जाता है, जो पैसा आता है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जाता है, जो पैसा आता है सोसाइटी के वेलफेयर में जाता है। इस तरीके का काम ये लोग एनपीओ में करते हैं। और जानते हैं एनपीओ कैन बी रजिस्टर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, हो सकता है एक आदमी इस एनपीओ का मालिक हो सकता है। अ कंपनी, और एक कंपनी के रूप में भी हम लोग एनपीओ को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके लिए कंपनीज लॉ में, एक्ट में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 8, जिसमें हम लोग किस तरीके से एक एनपीओ को कंपनी के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी पूरी विधि, मेथड्स दिए हुए हैं। चूँकि कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है तो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द शेयर होल्डर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल।
प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को देना है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसा डिविडेंड? नो डिविडेंड। इसमें अगर कोई होल्डर, कोई अगर इसमें मेंबर बनता भी है तो उसका मोटिव, जो अगर कंपनी का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उस मेंबर का भी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता है। इसे अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता है। इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के रूप में हम लोग एनपीओ चला सकते हैं, लेकिन एज अ पार्टनरशिप इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? हम लोगों ने जस्ट पार्टनरशिप कंप्लीट किया है और हम लोगों ने देखा है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अहम होता है। वी नेवर से दैट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस के लिए भी हम लोग पार्टनरशिप नहीं करते हैं। पार्टनरशिप की डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा टू मेक प्रॉफिट, नॉट टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस। नो, लॉस बनाने के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है। लॉस हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन मकसद क्या होता है उसका? प्रॉफिट अर्न करना। तो और यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस की बात ही छोड़िए। तो हम लोग पार्टनरशिप में भी एनपीओ को पार्टनरशिप के रूप में नहीं चला सकते। एनपीओ जो सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मकसद पैसा कमाना, प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं? और भी आगे एग्जांपल मैंने रखे हैं। तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जो इनके मेंबर बनते हैं उनको कुछ पैसे देने, वो कुछ पैसा सब्सक्रिप्शन का देते हैं। उनको डोनेशंस आते हैं, प्राइवेट फर्म संस्थाओं से आते हैं, सरकारी संस्थाओं से डोनेशंस मिलती हैं, लेगेसीज मिलती हैं, एड मिलता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टर है जो अपने सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए, मान लीजिए मैंने कोई संस्था में फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ और टाटा अपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ में मेरे में कुछ पैसा मुझे दान दे कर रहा है, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज कंपनीज। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग, जहाँ से हमारा काम शुरू होता है। चूँकि हमारा काम शुरू यहाँ से होता है, लेकिन ये जो पीछे की जानकारी जो मैंने दी है वो हर जगह ज़रूरी है। इवन इन सारे फाइनल अकाउंट्स को बनाते समय भी हमारे दिमाग में वो बातें होनी चाहिए, जिससे हमें वो चीज़ों को बनाना थोड़ा आसान होता है। चलिए, तो फाइनल अकाउंट्स में हम एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके का कैश बुक है, जो कि पूरे साल के कैश बुक जो हम बनाया है हम लोगों ने, उसका एक समरी बनाते हैं और उस समरी को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा, जिस तरीके से हमारे प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म्स में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट, जिस तरीके से वहाँ बैलेंस शीट बनती थी उसी तरीके से यहाँ भी बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। दिस अकाउंट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। पूरे साल जो खर्चे हमने किए, पूरे साल जो इनकम हमारी आई, चाहे वो रेवेन्यू इनकम हो, चाहे वो कैपिटल इनकम हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंस हो, कैश अगर आया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री होगी, कैश अगर गया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री होगी। एंट्रीज आर मेड एग्जैक्टली इन सेम मैनर, जैसे कैश बुक में बनाते थे वैसे ही बनाएंगे हम यहाँ भी। एट द एंड इट शोज द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, और अंत में हमें कैश का और बैंक का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ये अकाउंट बताएगा कि हमारे पास कितना कैश बचा है या फिर कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं। ऑल पेमेंट्स आर एंड रिकॉर्ड्स इन दिस अकाउंट आर रिकॉर्डेड, लाइक सैलरी, फी रिसीव्ड, रेंट, जो भी हम लोगों ने पे किया है। इसके बाद ये रही वो एक नॉर्मल एक लिस्ट कह सकते हैं आप, किस प्रकार की रिसिप्ट्स और किस प्रकार की पेमेंट्स होती हैं इन एनपीओ जैसी संस्थाओं में। तो नॉर्मली यहाँ पे डोनेशंस होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशंस मतलब एक नॉर्मली संस्था को दिया गया कि लीजिए आप अपने काम कीजिए, जो भी मन करे आप इससे खर्च कर सकते हैं, काम वगैरह अपना चलाइए। और कभी कभी डोनेशंस आते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो जो जनरल डोनेशंस आते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं, जबकि स्पेसिफिक पर्पस के कभी कोई इवेंट पड़ रहा है तो उस इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक डोनेशंस आते हैं। एंट्रेंस फी, लेगेसी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास, मान लीजिए फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ पैसे जमा हैं, उसको उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा भी पैसा बना रहा है, उस पैसे को भी हम लोग सर्विस में लगा रहे हैं,
तो अगर कभी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट उसे सेल किया, उससे कुछ बेनिफिट हुआ तो उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कोई संस्था है जो लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग व्हेन इन कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल। पहले तो हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं अभी आगे आने वाली हैं, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हर रिसिप्ट और हर पेमेंट पे जो इम्पोर्टेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैं उन पे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि जो टेक्निकलिटी है, आपको मैं बता दूं कि एनपीओ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी। 10 से लेकर 12 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं हर साल ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो 12 कब ये 13 हो जाए, कब 15 हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वे बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपके ये 10, 12 नंबर, 15 नंबर आपके बिल्कुल सिक्योर हैं अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी से। तो फिर खर्चे वो आम खर्चे ही हैं जो हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स में करते हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म्स हैं। तो कोई एसेट्स खरीदा, कोई एडवर्टीज़मेंट किया, सैलरी दिया। ऑनरेरियम एक इम्पॉर्टेंट खर्चा है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसी को सम्मानपूर्वक किसी को कोई तमगा कह सकते हैं, किसी को एक टाइटल प्रोवाइड करना, किसी को सम्मान देना, उसके लिए भी हम लोग कुछ खर्च करते हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी आगे। फिर और भी बहुत सारी खर्चे हैं, टैक्सेस हैं, चैरिटी, इंश्योरेंस। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें हैंडल करना है इस चैप्टर में। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस, व्हाट डज दैट मीन? अक्रूवल बेसिस मीन्स ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब है कि हम इस अकाउंट में उन्हीं खर्चों को शामिल करते हैं, उन्हीं आमदनियों को शामिल करते हैं जो कि इस करेंट रनिंग फाइनेंशियल ईयर का से संबंधित है। दैट इज़ कॉल्ड ड्यू बेसिस। जो हमारे इस साल ड्यू हैं, इस साल जिसे हमें रिसीव करना है, इस साल जिसे हमें पे करना है, हम लोग सिर्फ उन्हीं एंट्रीज़ को इस अकाउंट में शामिल करते हैं। All receipts and payments of current accounting year is recorded to assess the surplus or deficit of the current year, ताकि मुझे पता चले कि इस साल मैंने कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट जनरेट किया है। All the revenue item relating to the current period are shown in this account. Revenue items, the items, the expenses, the income which occur very frequently are recorded in this account. Very much similar to trading and profit and loss account. The only difference that there is no profit, there is no trading. This account shows the surplus or the deficit. Instead of showing profit and loss, this account shows surplus or deficit. So these are the basic things I wanted to discuss in this video. Now from the coming videos of this chapter, I will discuss the technicality. Income and expenditure से शुरू होते हैं हमारे प्रॉब्लम्स। हमसे सवाल में नॉर्मली यही पूछा जाएगा कि इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताइए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अप्लाई करना है एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पे चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है। तो टेक्निकलिटी इस पूरे चैप्टर की यहीं पे शुरू होती है। और टेक्निकलिटी एक जगह और होती है जहाँ पे हमें पहचानना होता है कि कौन सी इनकम रेवेन्यू इनकम है और कौन सी कैपिटल इनकम है, कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और कौन सी कैपिटल एक्सपेंसेस है। तो दो चैलेंजेस हैं हमारे पास। एक ये कैलकुलेट करना कि ये खर्चा ऑन अक्रूवल करेंट ईयर का कितना अमाउंट है, ये कैलकुलेट करना। और दूसरा ये पता करना कि ये कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंस या इनकम है, इन दोनों में डिफरेंसेस पता करना। तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होंगी। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और ट्राई टू गेट अ कन्फ्यूजन। अगर आपके कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने में मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को क्लियर कर पाऊंगा। तो मेरी तरफ से मैंने जो प्लान किया वो मैंने बना के दे दिया। तो बी अटेंटिव while watching the video, start doing numericals from your side, keep preparing notes. As I always tell you that theory base is very important to have a success in practical field.
गेट योर डाउट्स टू बी क्लियर। जो भी डाउट्स हैं उनको अपने दिमाग में मत रखिए। लेट मी नो, लेट योर, इफ़ यू हैव एनी अदर टीचर यू कैन आस्क हिम, एंड अगर मैं ही हूँ आपके पास तो आप मुझसे पूछिए। एंड स्टार्ट sharing the video to your friends who are in same stream, and keep giving me the comments, the likes and subscription. Thank you and all the best. Okay.